हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। डेविल इनोसेंट लव। बिजनेस का किंग अरशद सिंघानिया, जिसकी पकड़ लोगों की सोच से भी आगे है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग उसे एडी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा नाम है जो लोगों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। सिंघानिया फैमिली भी अरशद से बहुत डरती है। अरशद से बात करने और उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्हें अनन्या का सहारा लेना पड़ता है। अगर बात अरशद के गुस्से की हो तो अनन्या उनके लिए एक ऐसा कवच है जिसे तोड़ पाना अरशद के बस की भी बात नहीं है। तो आखिर कौन है अनन्या? अरशद की जिंदगी में उसके क्या मायने हैं? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स इनोसेंट लव, सिर्फ लव स्टोरी बॉक्स पर। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 1, पनिशमेंट। मुंबई, सिंघानिया पैलेस। महल की तरह दिखने वाला ये 5 मंजिला बंगला मुंबई के फेमस बिजनेसमैन महेंद्र सिंघानिया के डैड मदन लाल सिंघानिया ने बनवाया था। उन्होंने बड़े ही प्यार से इस बंगले का नाम सिंघानिया पैलेस रखा था। मदन लाल सिंघानिया ने अपनी जिंदगी की आधी कमाई इस बंगले में लगा दी थी। वो चाहते थे उनकी आने वाली 7 पुश्तें इसी बंगले में अपना जीवन बिताए। अपने जीवन के आखिरी समय में इस बात का जिक्र करते हुए अपने बेटे महेंद्र सिंघानिया से वादा लिया और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। महेंद्र सिंघानिया की 3 संतान हुई, 2 बेटे और 1 बेटी। वादे के मुताबिक महेंद्र सिंघानिया ने अपने तीनों बच्चे को अपने डैड के बंगले का महत्व बताया और अपने पिता की ही तरह उन्होंने भी अपने दोनों बेटे से यह वादा लिया। आज 40 साल बाद महेंद्र सिंघानिया बूढ़े हो चुके हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दी और अब उन्होंने अपने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने दोनों बेटे रघुवेंद्र सिंघानिया और देवेंद्र सिंघानिया को सौंप दी और वो अपने जीवन के आखिरी दिनों को अपने पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी बिताने लगे थे। जून का महीना शुरू हो चुका था। सभी स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी। महेंद्र जी की बेटी भी अपने दोनों बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने सिंघानिया पैलेस आई हुई थी। दोपहर का समय हो रहा था। सभी बूढ़े, जवान और बच्चे एक साथ लिविंग रूम में बैठकर घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं सेकंड फ्लोर के एक कमरे की सारी लाइट्स और खिड़कियां बंद थी, जिस वजह से दोपहर के समय में भी उस कमरे में काफ़ी अंधेरा था। स्टडी टेबल पर कंप्यूटर ऑन था और उसके सामने एक 13 साल का लड़का बैठा था। उसने अपने चेहरे पर एक डेविल मास्क पहना था। मास्क का रंग लाल और उसकी बड़ी बड़ी सींगें थी। वो 13 साल का लड़का एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। स्क्रीन पर एक आदमी दुनिया के सबसे खतरनाक इलीगल वेपन को शो करते हुए उनकी प्राइस के साथ उस वेपन की सारी खूबियां बता रहा था। उसने एक शॉटगन की तरह दिखने वाला एक वेपन लिया और उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा, इस वेपन की सबसे खास बात यह है कि इस वेपन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट है। इसे आसानी से छोटा और बड़ा किया जा सकता है। इसे दुनिया के सभी बड़े देशों की आर्मी ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करना चाहती है और वो इस वेपन को पाने के लिए दुगुनी रकम देने को भी तैयार है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वेपन की क्वांटिटी अभी लिमिटेड है। सभी लोग उस आदमी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उस आदमी ने एक एक करके उस वेपन की सारी खूबियां और डिमांड के बारे में बता दिया। सब कुछ जानने के बाद मीटिंग अटेंड कर रहे सभी मेंबर्स ने अपने अपने मन में उस वेपन को खरीदने का प्लान बना लिया। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा वो लड़का इस समय अपनी चेयर को बार बार लेफ्ट तो राइट टर्न कर रहा था। उसके फेस के एक्सप्रेशन मास्क से ढके हुए थे, लेकिन उसके बॉडी की मूवमेंट को देखकर यह साफ पता लग रहा था कि वो भी उस वेपन की प्राइस जानने को काफ़ी उत्सुक है। इससे पहले वो आदमी उस वेपन का प्राइस बताता कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई और उस लड़के ने कंप्यूटर ऑफ कर दिया। वो खड़ा हुआ और उसने रूम की लाइट ऑन की। उसकी नज़र सामने खड़ी उसी के हम उम्र के लड़के पर टिक गई और उसने जोर से अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना ली। उसने अभी भी अपने चेहरे से मास्क नहीं उतारा था, लेकिन उसकी आंखों में उस लड़के के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सामने वाले लड़के ने थूक निकला और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोले, तुम अभी वो सब लोग, हथियार और वो आदमी जिससे तुम बात कर रहे थे, तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक है। पिछले हफ्ते ही मैंने उनकी फ़ोटो न्यूज़ में देखी थी।
तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। अपने साथ साथ तुमने मुझे और पूरी फैमिली को भी मुसीबत में डाल दिया है। अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया तो वो हम सबको अरेस्ट कर लेगी। अगर उन्हें नहीं भी पता चला तो वो आतंकवादी तुम्हारे साथ हम सबको जान से मार देगा। इससे पहले ऐसा कुछ भी हो, अभी जाकर सबको इस बारे में बता देता हूँ। अपनी बात पूरी करते ही वो लड़का दरवाजे की तरफ जाने लगा कि तभी उसके सामने पहला लड़का आ गया। उसने अपना मास्क उतार कर नीचे फेंक दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, समझे तुम? यह कहते हुए उस लड़के के चेहरे के साथ उसके कान भी लाल हो चुके थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दोनों लड़के दिखने में काफ़ी हद तक एक जैसे थे। उम्र, हाइट, रंग और चेहरे की बनावट सब लगभग एक जैसा ही था। अगर कुछ अलग था तो उस दोनों का ऑरा और उनकी आंखें। देखने से साफ पता चल रहा था दोनों ट्विंस हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से एकदम अलग थी। एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती नहीं बल्कि जुर्म किया है। तुम आतंकवादियों से बात करते हो, तुम्हें पता भी है इलीगल है और ख़तरनाक भी। इसके बावजूद तुम चाहते हो मैं इस बारे में घर वालों से छुपाने में तुम्हारी हेल्प करूं। दूसरे लड़के ने अपनी बात कही। इस पर पहले लड़के ने बड़ी ही बेबाकी से उनको बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं यह नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो कुछ भी तुमने अभी चोरों की तरह छुपकर इस कमरे में होते हुए देखा और सुना, वो सब इस कमरे से बाहर जाने से पहले भूल जाओ और ऐसे बिहेव करो जैसे तुमने कुछ देखा ही न हो। यह सुनकर दूसरे लड़के ने थोड़ी हैरानी और गुस्से से कहा, व्हाट? तुम पागल हो? मैं यह सब कैसे भूल सकता हूँ, वो भी यह जानते हुए कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। यह सब सुनकर पहले लड़के का गुस्सा बढ़ने लगा और दूसरे लड़के को धमकी देते हुए कहा, किसी को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम यह सब भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर दूसरे लड़के ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो? पहले लड़के को समझ आ गया था कि अब बातों से बात नहीं बनने वाली। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और कुछ ही पल में कमरे में एक चीख से सता कुछ गिरने की तेज आवाज आई। दूसरा लड़का फर्श पर गिर गया था। उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था और उसके आसपास फ्लावर वाश के टुकड़ों के साथ ही और भी चीजें उस लड़के से टकराने से गिर कर टूट चुकी थी। इससे पहले वो समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ है, पहला लड़का उसके पास गया और उसने उस लड़के को कॉलर से पकड़ लिया। तू मेरा सगा भाई है, इसलिए मैं तेरी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि तू बार बार मेरे रास्ते में टांग अड़ाता रहे और मैं कुछ न करूँ। अभी जो हुआ वो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर आगे से तू कभी भी मेरे कमरे में नजर आया तो जिस आतंकवादी की तू बात कर रहा है ना, उसी के पास तुझे भेज दूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से जोर की आवाज़ हुई और दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर महेंद्र, उनके दोनों बेटे रघुवेंद्र और देवेंद्र के साथ उनकी पत्नियां और बाकी घरवाले खड़े थे। कुछ देर पहले एक फीमेल सर्वेंट कमरे से बाहर से गुजर रही थी। उसने जब अंदर दोनों भाइयों को बहस करते सुना तो उसने जाकर ये बात सबको बता दी। दोनों भाइयों में शुरू से ही नहीं पटती थी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब दोनों भाई की आपस में लड़ाई या बहस न हो। यही सोचकर सभी लोग ऊपर आ रहे थे कि कमरे में कुछ गिरने की तेज आवाज के साथ एक चीख कमरे में बाहर तक गूंज उठी थी। अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान थे। रघुवेंद्र जी गुस्से से बोले, अरशद, ये क्या बदतमीजी है? अथर्व तुम्हारा बड़ा भाई है, अभी के अभी उसका कॉलर छोड़ो। यह सुनकर अरशद ने एक नज़र अथर्व को देखा। उसके चेहरे पर डर और दर्द देखकर उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने अथर्व का कॉलर छोड़ दिया। जब वो अथर्व से दूर हुआ तब जाकर सभी की नज़र अथर्व के चेहरे पर गई। अथर्व के चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। उसके मुंह के कोनों पर खून लगा था। यह देखते ही अथर्व की माँ मीनाक्षी जी उसके पास गई और उसको अपने सीने से लगाकर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, अथर्व मेरा बेटा। और उनकी आंखों में से आंसू गिरने लगे। अथर्व के हाथ ऊपर करके मीनाक्षी जी के आंसुओं को पोंछा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोलने की कोशिश करने लगा, माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट है।
कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। आप प्लीज़ अरशद को मत डांटना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं ही बिना पूछे उसके कमरे में आ गया था। ये कहते हुए अथर्व ने वार्निंग लुक के साथ अरशद को देखा। अरशद भी उसे ही देख रहा था। वो समझ चुका था अथर्व ने जानबूझकर उसका नाम लिया ताकि सबका ध्यान उसके ऊपर आ जाए और वो सबकी सिंपैथी गेन कर सके। लेकिन इन सब से अरशद को फर्क नहीं पड़ा और वो वहां से जाने के लिए मुड़ा कि तभी कमरे में एक तेज थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। दूसरे ही पल अरशद फर्श पर था। उसने अपने चेहरे के लेफ्ट साइड को अपने हाथों से सहलाया और सामने खड़े लंबे चौड़े रघुवंशी जी को देखा। यह उसके पिता थे जो बिना सोचे समझे फैसला किया करते थे, ऐसा अरशद को लगता था। आज और अभी से इस घर का कोई भी सदस्य इस लड़के से बात नहीं करेगा। आज से पूरे 1 महीने तक यह लड़का सर्वेंट क्वार्टर में रहेगा। इसकी यही सजा है। महेंद्र जी के सिवा सिंघानिया परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था जो रघुवेंद्र जी की बातों को काट सके। रघुवेंद्र जी ने अरशद की सजा का फरमान जारी कर दिया था और उस कमरे से जा चुके थे। उसके साथ बाकी के मेंबर भी उस कमरे में जा चुके थे। अब बस अरशद, अथर्व और मीनाक्षी जी कमरे में मौजूद था। मीनाक्षी जी ने देखा अरशद का गाल भी अथर्व की तरह लाल हो चुका है। वो उठी और अरशद के पास जाने लगी। तभी अरशद अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए बोला, क्या आपने अपनी पति की बात नहीं सुनी या फिर बेटे की ममता पति के कहे शब्दों पर भारी पड़ रही है? इस पर मीनाक्षी जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, अरशद, वो तुम्हारे डैड है, तुम उनके लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कैसे कर सकते हो? मॉम यार प्लीज़ अब आप मत शुरू हो जाना। आप एक काम करो, अपने इस बड़े बेटे को लेकर जल्दी से यहाँ से चली जाओ। कहते हुए उसने गुस्से से एक नज़र अथर्व को देखा। इस वक्त अथर्व के चेहरे पर जंग जीतने वाली स्माइल थी। अरशद ने उसे इग्नोर किया और वॉशरूम में चला गया। वही मीनाक्षी जी अपने दोनों बेटों को देख रही थी। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। अरशद अथर्व से 15 मिनट छोटा था। जितना सीधा और संस्कारी अथर्व था, अरशद उतना ही बदमाश और बेशरम। वो बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था, जिस वजह से रघुवेंद्र जी की नज़रों में सिर्फ उनका बड़ा बेटा अथर्व ही सिंघानिया परिवार का वारिस बनने के लायक था। और ये बात उन्होंने डिनर के वक्त सबसे कही थी। उस वक्त अरशद को बहुत गुस्सा आया था और तब से ही अथर्व के प्रति उसकी नफरत और ज़्यादा बढ़ गई थी। कहीं न कहीं इस बात का अंदाज़ा सभी को था, पर कोई भी इस बारे में बात करना नहीं चाहता था। आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स इनोसेंट लव ऑन माई स्टोरी बुक्स एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।